नमस्कार, मैं नीरज कुमार द रूट्स ऑफ भारत के इस अंक में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारा विषय रहेगा कल्चर इन रिस्पेक्ट टू नेशनलिज्म। तो कल्चर जो है किस तरह से नेशनलिज्म को, राष्ट्रीयता को प्रभावित करता है, आज इस पर हम एक चर्चा करेंगे, एक डिस्कशन करेंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा कि एक बार एक शेरनी जो कि जंगल में शिकार करके लौट रही थी, तो रास्ते में उसे एक सियार का बच्चा मिला जो अपने ग्रुप से बिछड़ गया था। शेरनी उस बच्चे को अपने गुफा में ले आई और शेरनी अपने बच्चों के साथ उसको पालने लगी। तो शेरनी के बच्चे और सियार के बच्चे में कोई फ़र्क नहीं होता था, क्योंकि सब एक साथ खेलते थे, एक साथ शिकार करना सीख रहे थे। इस तरह वो भाई बहनों की तरह जंगल में जाते और शिकार करते। एक दिन ये हुआ कि एक हाथी उन बच्चों के सामने आ गया। तो उस हाथी को देखते ही सियार का बच्चा बोला कि ये तो बहुत बड़ा हाथी है और इससे लड़ना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो शेर के बच्चे वहीं पे रुके रहे और सियार का बच्चा वहाँ से भागकर गुफा में आ गया और उसने शेरनी से कहा कि हमारे भाई बंधु बहुत ज़्यादा खतरे में हैं, तो हमको उनको बचाना चाहिए। तो शेरनी मुस्कुराई और मुस्कुराकर वो बोली कि नो डाउट यू हैव ग्रोन हेयर ऑन माई मिल्क, बट यू कैन नॉट हेल्प योर नेचर। तुम अपने नेचर को छिपा नहीं सकते। इसको कहने का आशय ये है कि उससे तुम हाथी को मार नहीं सकते। दूसरी कहानी इसके साथ ये है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय की है कि कुछ जर्मन्स 1900 के आसपास जर्मनी से ब्रिटेन में शिफ्ट हो गए। कुछ दिनों रहने के बाद उनको वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई। उन जर्मन में से एक जर्मन को ब्रिटिश आईसीएस की सर्विसेज मिल गई। उसकी पोस्टिंग भारत के मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र में हुई। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो ब्रिटेन और जर्मनी एक दूसरे के विरुद्ध ही थे। तो ब्रिटेन ने उस युद्ध के दौरान उस जर्मन आईसीएस अफसर को डिटेन करके रखा कि ऐसा ना हो कि ये ब्रिटेन के खिलाफ काम करे। इससे ये साबित ये होता है कि आप जब तक उस कल्चर में पूरी तरह से घुल मिल नहीं जाएं, आपको हमेशा ऐसी ही दृष्टि से देखा जाएगा कि आप उस देश के हित में काम करेंगे या नहीं करेंगे। ये दो स्टोरी सुनाने का जो मुख्य आशय यही था। अगर हम कल्चर के कंटेक्स्ट में नेशनलिज्म को डिफाइन करें तो इसकी बहुत कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन तो है नहीं, लेकिन हम अगर इसको डेफिनेशन के तौर पे थोड़ा सा उसको एलेबरेट करना चाहें तो हम ये देखेंगे कि इसमें लैंग्वेज, ट्रेडिशन, बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज़, आवर सोशल सेरेमनीज, हिस्ट्री, आर्ट एंड फोकलोर्स, ये जो हैं ये सब मिल के ये प्रिजर्व करती हैं या इसको प्रमोट करती हैं और ये बताती हैं कि कल्चर की इम्पोर्टेंस हमारे देश के निर्माण में क्या हो सकती है। हम अगर संस्कृति की बात अगर करें तो संस्कृति एक कलेक्टिव कल्चरल एलिमेंट है जो नेशनलिज्म को डिफाइन करता है। दुनिया के सारे देश किसी न किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के आधार पर एक होते हैं। कोई देश भाषा के आधार पे होता है, कोई पहनावे के आधार पे, कोई अपनी आदतों के आधार पे। भारत एक ऐसा देश है इसके अंदर की इतनी विभिन्नताएं हैं जिसकी वजह से हम भाषा, क्षेत्र या किसी एक आदत के आधार पे इसको एक नहीं कर सकते। वो आधार सिर्फ है भारत में कल्चर। तो कल्चर को अगर अलग अलग अगर हम सिंबॉलिक तौर पे देखें तो वो क्या है कि नेशनल फ्लैग है जिसमें हम एक हो सकते हैं, नेशनल एंथम है, नेशनल हॉलीडेज, हिस्टोरिकल फिगर्स, कल्चरल फेस्टिवल्स और फेयर्स, भारत में जो मेले होते हैं, ये हमारे नेशनल प्राइड को स्ट्रेंथन करती हैं। भारत अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है, हिमालय से लेके विंध्य, विंध्य से लेके कृष्णा रिवर और उसके बाद कृष्णा रिवर से कन्याकुमारी। ये बीच के क्षेत्र जहाँ पे पहाड़ और नदियाँ आती हैं, ये भी एक क्षेत्रीयता का निर्माण करती हैं। उस क्षेत्रीयता की वजह से वहाँ पे एक भाषा निर्मित होती है। इससे वो भाषा के आधार पे वो एरिया एक जैसा हो जाता है। हम इनके आधार पे इनको जोड़ने का प्रयास भी करें
तो इसके दो पक्ष हो सकते हैं, एक अच्छा पक्ष है, एक बुरा पक्ष भी है। बुरा पक्ष ये है कि क्षेत्रीय आधार पर जब ये एक हो जाते हैं तो ये दूसरे कल्चर में मिक्स होने में दिक्कत होती है। इसका अच्छा पक्ष ये है कि जब भारत पे आक्रांताओं के आक्रमण हुए तो इन नदी और पहाड़ों की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा इसको पार नहीं कर पाए और मूवमेंट ना होने की वजह से वो पूरे देश में शासन करने की स्थिति में नहीं हुआ या लूट नहीं सके देश को। तो भारत में पहाड़ों और नदियों का जो महत्व है वो हम उस पर देखें तो ये नदियाँ कल्चर का एक हिस्सा हैं, ये पहाड़ भी पूजे जाते रहे हैं। और उसके अलावा जो क्लाइमेट है भारत का, उसमें देखें तो कश्मीर का क्लाइमेट सेंट्रल एशिया से मिलता जुलता है। भारत के दक्षिण क्षेत्र का जो क्लाइमेट है वो श्रीलंका के क्लाइमेट से मिलता जुलता है। पूर्व में चेरापूंजी जहाँ बहुत वर्षा होती है, पश्चिम में जाएँ तो राजस्थान में बहुत बड़ा मरुस्थल है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंज है। इसके हिसाब से जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं इनका फिजिकल स्ट्रक्चर और इनका ब्रेन भी बदलता रहता है। राजस्थान और मतलब राजपूताना क्षेत्र में और पहाड़ों क्षेत्र में रहने वाले लोग ज़्यादा संघर्षशील हैं, जबकि मैदानी पठारी क्षेत्र में रहने वाले लोग किसानी तबीयत के हैं, क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ ज़मीन होती है और उसमें इतना ज़्यादा मेहनत किए करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जितने में कि अच्छे से हम लोग फसल उगा के खा सकते हैं। फिर भी भारत को एक करने के बहुत सारे प्रयास किए गए, जिनमें कि सबसे पहले अगस्त मुनि का प्रयास है जो भारत के उत्तर क्षेत्र से दक्षिण क्षेत्र में गए। फिर भगवान राम को 14 वर्ष का जब वनवास मिला तो राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वो अलग अलग क्षेत्रों से गुजरते हुए श्रीलंका तक गए। तो उन्होंने भारत के सारे क्षेत्रों को, कल्चर को जोड़ने का एक प्रयास किया। महाभारत काल में ऐसे कोई बहुत निशान तो नहीं मिलते हैं कि इसको एक करने का प्रयास किया गया, लेकिन महाभारत के युद्ध में भारत के दक्षिण क्षेत्र से राजाओं ने भी युद्ध में पार्टिसिपेट किया है। राजस्व यज्ञ जब युधिष्ठिर ने कराया तो उसमें भी बहुत से राजा दक्षिण क्षेत्रों से आए हुए थे। इसके बाद फिर सम्राट अशोक ने, विक्रमादित्य, फिर मुगल्स ने भी प्रयास किया कि इसको चक्रवर्ती सम्राट बनने का जो सपना भी पूरा होगा, तो भारत को एक करके वो जीतना चाहते थे। लेकिन आगे उनके लीगेसी में वीक राजा, सेल्फिश और जिनमें विजन नहीं था, ऐसे राजाओं की वजह से वहाँ के क्षेत्रीय राजाओं ने फिर रिवोल्ट किया और वो फिर अलग अलग हो गए। तो भारत को एक करने में जो आज की डेट में बहुत सारी जो एलिमेंट्स काम करते हैं उनमें है इंटेलेक्चुअल्स का रोल है, आर्टिस्टिक लिटरेचर, आर्ट, म्यूज़िक और फोकलोर्स हैं जो वहाँ की लोकल कहानियाँ हैं, उनका रोल भी बहुत ज़्यादा है। विवेकानंद ने इसके बारे में कल्चरल आइडेंटिफिकेशन को अगर वो डेवलप करना की बात जहाँ करें तो वो कहते थे कि भारत की स्पिरिचुअल यूनिफॉर्मिटी और भारत का दर्शन ही भारत को एक करके दिखाता है। और रामधारी सिंह दिनकर भी इनको कई 4-5 पॉइंट्स में जब उन्होंने उसको डिफाइन किया, तो भारत की विभिन्न भाषाओं में जो इसेंस है, यानी कि जो भावधारा है, वो एक ही है। और भारत के अलग अलग भाषाओं में जो साहित्य गढ़े गए हैं उसमें विचारों और कथा वस्तुओं का होना में एक रूपता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रामायण अलग अलग भाषाओं में लिखी गई, महाभारत को भी अलग अलग भाषाओं में लिखा गया, लेकिन उसका जो कथानक है वो लगभग एक जैसा है, सबके भावना एक जैसी है। तो भारत की जनता का एक होने का जो असली आधार है वो भारत का दर्शन और साहित्य, जिसमें वेद, वेदांत, उपनिषद ये मुख्य रोल अदा करते हैं। भारत में फारसी भाषा को छोड़ दें तो अन्य सारी भाषाओं की वर्णमाला की जो के अक्षर जो है वो एक ही हैं, बस उसकी लिपि अलग अलग है। और भारत में जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि जैसे चंदन लगाना, स्नान पूजा करने का तरीका और तीर्थ यात्रा और व्रत, ये भारत के उत्तर क्षेत्र से लेके भारत के दक्षिणी क्षेत्र तक, पूरब से लेके पश्चिम तक एक जैसी है। तो हमारा जो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम में देखने का जो दृष्टिकोण है वो अगर देखें तो वो भारत का दृष्टि है वो एक जैसी है। तो हम अंदर से बहुत अलग अलग विभिन्न रूपों में दिखते हुए भी एक जैसे हैं। अगर बाहर से कोई भारत को देखे तो वो भारत की स्पिरिचुअलिटी या भारत के दर्शन के दृष्टिकोण से ही भारत को देखता है। इसलिए भारत को एक करने में सबसे ज़्यादा योगदान अगर है तो वो है भारत का कल्चर। अब इसमें मेलों का महत्व है, जैसे कुंभ मेला, माघ मेला, पुष्कर मेला, सूरज कुंड मेला, हेमिस मेला, अम्बुबाची मेला, सोनपुर का मेला,
हम्पी फेस्टिवल, भारत में जो उर्स होते हैं, ये सारे निर्माण करते हैं एक रूप तक हैं। भारत में फेस्टिवल्स हैं होली, दीपावली, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद उल फितर, मिलादुन नबी, रमजान, छठ पूजा, पोंगल, ओणम। इसके अलावा बहुत सारे व्रत हैं, करवा चौथ, तीज, गणेश चौथ। ये सब भारत की कल्चर की एक निशानी है, जिनके आधार पर हम भारत को एक रूपता में देखने का प्रयास करते हैं। अलग अलग स्टेट्स में अगर हम देखें तो कितने कल्चर हैं, जो कुछ विशेष मैं इसमें यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में होली है, जन्माष्टमी, दशहरा विशेष रूप से मनाते हैं। तो बिहार में छठ पूजा है, बंगाल में जाएं तो दुर्गा पूजा है, आंध्र प्रदेश में देखें तो पोंगल है, उगादी है, तिरुपति तिरुमाला का फेस्टिवल है, पंजाब में अगर देखें लोहड़ी है, हल्ला मोहल्ला है, उड़ीसा में रथ यात्रा है और पुरी बीच फेस्टिवल है, राजस्थान में देखें तो तीज फेस्टिवल, वर्ल्ड सूफी स्पिरिट फेस्टिवल है, कश्मीर में सैफरन फेस्टिवल मनाते हैं, महाराष्ट्र में एलोरा जनता फेस्टिवल है और गुजरात में इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग है। नवरात्रि विशेष रूप से मनाते हैं जिसमें डांडिया खेला जाता है। आज वो डांडिया पूरे देश में लोग खेल रहे हैं। कर्नाटक में उगादी है, हम्पी उपासर है, तमिलनाडु में पोंगल भी मनाते हैं और उसके अलावा यारू फेस्टिवल है, केरला में ओणम है। तो इस तरह से अगर अलग अलग स्टेट में देखें तो फेस्टिवल जो मनाए जाते हैं उसकी वजह से भारत के कल्चर को हम डिफाइन कर पाते हैं। अब मकर संक्रांति ही उदाहरण के तौर पे ले तो भारत में मकर संक्रांति लगभग हर प्रदेश में मनाई जाती है, मगर उसके नाम अलग अलग हैं। हम ये नहीं कह सकते मकर संक्रांति सिर्फ भारत के उत्तरी क्षेत्र में मनाते हैं, ये भारत के दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सब जगह मनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो यूपी में हम इसको कहते हैं खिचड़ी और गुजरात में इसको उत्तरायण कहते हैं, उड़ीसा में इसे मकर चौला कहते हैं, बिहार में तिल संक्रांत या दही चूड़ा कहते हैं, केरल में मकरविला लाखू कहते हैं, कर्नाटक में सुग्गी हब्बा, वेस्ट बंगाल में पौष संक्रांति, महाराष्ट्र में हल्दी कुमकुम, गोवा में माघी संक्रांत, हिमाचल में माघा साउजी, असम में माघा बिहू, तमिलनाडु में पोंगल। ये सारे मकर संक्रांति के समय मनाए जाने वाले त्योहार हैं। यानी कि हम कल्चर हमारा एक जैसा है, नाम अलग अलग है, क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन कल्चर एक जैसा है। तो इसमें सारी चीजें, ये जो कल्चर आता है तो इसमें क्या आता है, हम सेंस ऑफ अटैचमेंट और सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी इसमें रहती है कि ये हमारा कल्चर है। ये विश्व से बिल्कुल अनोखा देश है जिसमें कल्चर की डाइवर्सिटी होते हुए भी एक रूपता है हर जगह। और भारत के जो पिलग्रिम सेंटर हैं ये भी भारत को एक करते हैं। साथ ही साथ अगर हम इसको मदरलैंड की तरह देखें, मातृभूमि या कर्मभूमि की तरह देखें, तो सबके लिए एक ही कर्मभूमि है। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो हमारे ट्रेडिशंस में हम देखते हैं कि बर्थ सेरेमनी हम मनाते हैं, मुंडन सेरेमनी होती है, मैरिज सेरेमनी होती है। इसके अलावा बहुत सारी सेरेमनी है जिनको हम अगर एक एक ले तो उतना हम लोग बता भी नहीं सकते। ये सेरेमनी भारत के उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में हर जगह मनाई जाती है, यानी इसमें भी एक रूपता रहती है, बस तरीके थोड़े थोड़े अलग होते हैं। अब बात आती है कि आखिर हम कल्चर को स्ट्रॉन्ग करें कैसे। तो कल्चर स्ट्रॉन्ग करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। हम जो सबसे ज़्यादा आज की डेट में अगर हम फंसे हुए हैं या परेशान हैं एक रूपता को लेके, तो वो है हमारा दिखावा। हमारे यहाँ दिखावे का कल्चर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। हर आदमी कहता है कि दूसरा दिखावा कर रहा है जबकि वो खुद भी दिखावा कर रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं 2-3 पॉइंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंभीरता से लूँगा। जैसे कि मिठाई एक माध्यम है, हर त्यौहार में मिठाइयाँ आती हैं, लेकिन हम सभी लोग एक दूसरे के यहाँ रिश्तेदारी में, पड़ोस में या किसी भी मित्र के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पे इस बात की चर्चा बहुत होती है कि मिठाई किस दुकान से आई है, किस ऊंची दुकान से आई है। जो मिठाई लेके आया है उसकी भावना कोई देखता नहीं है कि अगर ये छोटी दुकान से भी मिठाई लाया है तो उसकी भावना क्या है। वो काजू कतली लाया है या वो बहुत अच्छी मिठाई लाया है, वो मेवे की मिठाई लाया है, तो उसका बड़ा ही सम्मान है कि भाई ये तो बड़ी अच्छी मिठाई लेके आया है। पर्पस क्या है उसके पीछे, इस पे लोग नहीं जाते हैं। उसकी भावना क्या है, उस पे नहीं जाते हैं। उसी तरह से अगर हम दूसरे उस पे जाएँ, क्रैकर्स पे, तो क्रैकर्स में कौन कितने क्रैकर्स बजा रहा है, किसने कितनी लंबी लड़ी जलाई, किसने कम पटाखे जलाए तो वो बहुत छोटा है, इसने बहुत ज़्यादा जलाए। तो ठीक है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो क्रैकर्स कैसे जला रहा है, इसका महत्व ज़्यादा हो गया है, ये दिखावा ज़्यादा हो गया है, ये गंभीरता की बात है। कपड़े वो किस ब्रांड के पहन रहा है, वो लोकल ब्रांड पहन रहा है या बहुत बड़े इंटरनेशनल ब्रांड को पहन रहा है, ये सारे त्योहारों में दिख जाता है।
लोग किस तरह से किसका सम्मान कर रहे हैं कि वो ब्रांड के पहनता है तो वो इज्जत उसकी ज़्यादा है, जो नहीं ब्रांड के पहन रहा है उसकी इज्जत कम है। मार्केट में कि किस मार्केट से वो खरीद के ला रहा है, वो शॉपिंग मॉल से ला रहा है या लोकल मार्केट से ला रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा विषय आज की डेट में हो गया है लोगों के बातचीत का। गिफ्ट देने का जो रिवाज आजकल बहुत ज़्यादा हो गया, जो कभी बहुत ही लिमिटेड लोगों के बीच में रहा करता था, आजकल लोअर मिडिल क्लास से लेके हायर मिडिल क्लास तक इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया है। और हर आदमी दूसरे को कह रहा होता है कि देखिए गिफ्ट कल्चर है, लेकिन वो खुद भी यही कर रहा होता है। हम किसी भी त्यौहार को मनाते हैं, किसी व्रत को मनाते हैं, हमने अभी तक परिवारों में ये बताने का प्रयास नहीं किया कि ये फेस्टिवल मनाने का महत्व क्या है या इस व्रत को करने का महत्व क्या है, ये किस तरह से व्रत शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उसी तरह ये फेस्टिवल हमको किस तरह से आध्यात्म से जोड़ते हैं, किस तरह राष्ट्र का निर्माण में सहायता करते हैं, किस तरह से मानसिक रूप से हमें ठीक रखते हैं, इसमें बनाए गए खानों का महत्व क्या है, इसमें इस पूजा का क्या महत्व है, ये बताने की आवश्यकता ज़्यादा है बनिस्बत कि हम उसमें उस त्यौहार को मनाने में कितना दिखावा कर रहे हैं। वो दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए समय समय पे बार बार देश हित, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति की बातें करनी पड़ती हैं। तो अंतिम भाग में अगर हम नेशनलिज्म को समझने की कोशिश करें तो इसको हम एक आइडिया की तरह देख सकते हैं। एक सेंटीमेंट है ये और एक एक्शन है। तो अगर जिस तरह से अगर समराइज करने की कोशिश करें कि नेशनलिज्म की इम्पोर्टेंस किसी देश में उसकी ग्रोथ में किस तरह से फ़ायदा करती है, तो जिस तरह किसी भी ऊंची बिल्डिंग को बनाना होता है तो उसकी बेस को, उसमें जो नींव डाली जाती है वो उतनी ही गहरी डालनी पड़ती है। तो शायद राष्ट्रीयता और नेशनलिज्म एक ऐसी ही चीज़ है कि अगर आपको देश को बहुत ऊंचे उठाना है तो उसकी राष्ट्रीयता को उसी गहराई पे ले जाकर डालना पड़ेगा, जिससे कि उसकी इमारत उतनी ही मजबूत और उतनी ही ऊंची बने। इसलिए हम इस रिवॉल्यूशन प्रोसेस में अगर देखें तो इसकी आवश्यकता हमेशा पड़ेगी। तो अपने कल्चर पे इंटैक्ट रहें, अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए प्रयास करें अपने, और ये परिवार के माध्यम से ही सबसे ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए आप सभी से मुझे उम्मीद है और आपसे प्रार्थना भी है कि आप अपने परिवार में कल्चर्स को लेके जो भावनाएं हैं उसको स्ट्रेंथन करें, जिससे कि हमारा देश एक सशक्त देश बने। इसी के साथ मैं अपना ये अंक समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।